हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। सो इन लास्ट टू सेशन वी हैव गॉन थ्रू द बेसिक जेड ट्रांसफॉर्म एंड एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, वो हमने लास्ट टू सेशन में डिफाइन किया है कि भाई जेड ट्रांसफॉर्म क्या है एंड उसके एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड पेयर्स ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। तो अगर बेसिक थोड़ा याद करें तो जेड ट्रांसफॉर्म किसके लिए हम करते हैं? सो टू सॉल्व दी डिस्क्रीट सिग्नल्स। ओके, टाइम सिग्नल नहीं पर डिस्क्रीट सिग्नल्स को सॉल्व करने के लिए, जबकि लाप्लास हम कंटिन्यूस सिग्नल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। सो जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इन द जेड प्लेन होता है, लाप्लास में हमें पता है दैट इज़ इन द एस डोमेन में होता है ये, जबकि जेड ट्रांसफॉर्म कहाँ होगा? इन द जेड डोमेन। ओके, सो दैट नाउ वी नो कि भाई उसका इक्वेशन क्या है। तो एक्स जेड अब पता है कि भाई एक्स जेड इक्वल टू सिग्मा एन रेस टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड रेस टू माइनस एन। ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, जेड ट्रांसफॉर्म उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली क्या है? हम मीन्स जो वैल्यू जेड की जो वैल्यू के लिए फाइनाइट वैल्यू मिलेगी उसे हम आर ओ सी बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, देन वी हैव ऑलरेडी सीन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ यू हैव क्लियर विद दैट कि भाई किस तरह हम सॉल्व करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म को। Okay, these are the standard examples of that. Okay, then properties of ROC that we have seen. Then we have seen some more examples on the Z transform. Okay, and then we have also gone through this pair of the कि भाई डेल्टा एन का Z ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सो 1 होगा। सो सेम वे अगर इन्वर्स Z की बात कर रहे हैं, इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म, तो हमारे पास अब ये इक्वेशंस हो गए। ओके, तो आपको ये याद रखनी है कि भाई 1/1 माइनस जेड इन्वर्स का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सो दैट इज़ यू एन। अब होगा यू एन, जैसे हमने लाप्लास में किया था कि इन्वर्स लाप्लास किस तरह इक्वेशन होते, सो उससे हम थोड़ा अब उल्टा करेंगे। ये यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो दैट इज़ जेड ट्रांसफॉर्म, और जेड ट्रांसफॉर्म में से नंबरिंग सिस्टम में जाना है दैट इज़ द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई अगर ये वैल्यू दिया है तो इसका इन्वर्स जेड क्या होगा? तो इसका इन्वर्स जेड ये होगा। ओके, विद दिस आर ओ सी। ओके, सो आपको ये सब पहले पता होना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा कि भाई इन्वर्स जेड किस तरह काम कर रहा है। ओके ओके, सो दैट दिस आर द पेयर्स सम मोस्टली यूज। ओके, देन वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में भी सेम वे है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? सो यहाँ एरो से भी इंडिकेट किया है कि यू कैन गो आइदर साइड। अगर जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो इस साइड जाना है, इन्वर्स जेड टाइम फाइंड आउट करना है तो इस साइड आना है। ओके, सेम वे ये सारी टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सिंग, ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। ओके, then conjunction, then we have convolutions, initial value theorem, final value theorem. Okay, so we will see this example on the basis of that. Okay, so this is the property that we have defined. So आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म की। तो उल्टा अब तक हमने जो किया है दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म, अब उल्टा जाना है। तो उसे सॉल्व करने के लिए सम ऑफ द मेथड्स दैट वी हैव दैट इज़ इन्वर्स जेड जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए सम ऑफ द मेथड दैट वी हैव दैट इज़ अ डिवीजन मेथड एक है, देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड इंटीग्रेशन मेथड। दिस आर द मेथड्स बेसिकली यूज टू सॉल्व द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आई जेड टी। काफ़ी बुक्स में लिखा होगा आई जेड टी, दैट इज़ अ कैपिटल में लिखा होगा आई जेड टी मीन्स इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, ऐसा लिखा होगा। फाइंड द आई जेड टी ऑफ द गिवन सिग्नल्स। ओके, सो यू हैव टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी डायरेक्टली वे डिवीजन मेथड्स में बेसिकली क्या होता है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू दी सिंपली एग्जांपल्स ऑफ दैट सो यू हैव अ मोर क्लियरिटी अबाउट दैट। ओके, सो हियर वन जेड ट्रांसफॉर्म इज गिवन कि भाई एक्स जेड इक्वल टू 1/1 माइनस ए जेड रेस टू -1 एंड दैट आर ओ सी इज जेड ग्रेटर देन ए। सो आपको पहले आर ओ सी देखना है कि आर ओ सी किस तरह दिया हुआ है। अगर ये z ग्रेटर देन है तो यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दी डिवीज़न मेथड। सो डिवीज़न नॉर्मली जो हम डिवीज़न करते हैं वही मेथड से करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ए जेड इन्वर्स कर दिया। अब मुझे ए निकालना है, यहाँ से मुझे ये निकालना है, तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ए माइनस ए जेड इन्वर्स इंटू 1, तो मुझे ये मिलेगा। तो फाइनली 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरा आंसर मुझे मिलेगा
ये माइनस हो जाएगा, दैट्स वाई प्लस ए जेड रेस टू -1 हो जाएगा। अब मुझे प्लस ए जेड रेस टू -1 निकालना है, तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 1 है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ए जेड रेस टू -1 के साथ ही करूँगा, तो ए जेड रेस टू -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन इसके साथ भी होगा, तो दैट इज़ प्लस माइनस, तो माइनस ए स्क्वेयर जेड रेस टू -2 हो जाएगा। सो वी हैव इक्वेशन लाइक दिस, सिंपली डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो ए जेड रेस टू -1 माइनस ए स्क्वेयर जेड रेस टू -2। ओके, तो फाइनली ये निकल गया। अब मुझे ये निकालना है, मीन्स मेरा आंसर मुझे मिला है ए स्क्वेयर इंटू जेड रेस टू -2। ओके, तो अब इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, तो पता है कि डायरेक्टली ए स्क्वेयर जेड रेस टू -2 प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मिलेगा। तो सेम वे ये भी निकल गया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ए क्यूब इंटू जेड क्यूब। सेम भी ये प्रोसीजर आपको आगे फॉलो करना है। तो पता है कि भाई जो ये पैटर्न अगर आप देख लो तो 1 प्लस ए जेड रेस टू -1 प्लस ए स्क्वेयर जेड रेस टू -2 प्लस ए क्यूब जेड रेस टू -3 एंड सो ऑन को आपको आंसर मिलेगा। ओके, ये जो आंसर मिला आपको उसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, एंड दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वल टू अगर पता हो तो x0 z रेस टू 0, x1 z रेस टू -1, x2 z रेस टू -2, x3 z रेस टू -3। तो हमें x0 क्या मिला, तो x0 हमें यहाँ क्या है 1 है, देन x2 क्या मिला, x1 क्या मिला, सो x1 a, x2 a स्क्वेयर, x3 a क्यूब, x4 एंड सो ऑन। तो हमारा xn क्या मिला हमें 1, क्योंकि x0 हमारा 1 है यहाँ। इसको आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है कि भाई आगे हमने एग्जांपल्स किए हुए हैं डिस्क्रीट सिग्नल के x0, x1, x2, x3, तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे तो फाइनली हमारा xn इक्वल टू हमें कुछ इस तरह मिलेगा। तो x0 हमारा 1 है, तो ये यारो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। ओके, देन ए स्क्वायर ऐसे आगे चलेगा, यही वैल्यू 1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेस टू 4 एंड सो ऑन। ओके, सो योर एग्जाम्पल इज़ ओवर नाउ। हमें मिल गया, ये हमारा z ट्रांसफॉर्म था और इनवर्स ऑफ दैट xn के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गया हमारा सिग्नल। ओके, 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 सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। यही एग्जाम्पल है बट नाउ दी ROC इज डिफरेंस। अब z ग्रेटर देन लेस देन ए है, इसमें आप देख सकते थे यही xz इक्वल टू 1/1 माइनस ए इंटू जेड स्क्वेयर था, यहाँ भी वही है सेकंड एग्जाम्पल में, बट नाउ ROC इज चेंज। अब ROC अगर लेस देन ए दिया हुआ है, ओके, सो सिस्टम ऑफ फॉर्म पता चल जाता है कि भाई सिस्टम कोजल एंटी कोजल फॉर्म में जा रहा है। ओके, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, तो ये जो इक्वेशन है नीचे वाला उसको उल्टा कर देना है, मतलब माइनस ए जेड इन रेस टू -1 आगे आ जाएगा, +1 होगा। नाउ देन वी हैव टू अप्लाई दी डिवीजन मेथड्स। ओके, तो इसका बेसिक फंडा ये है कि भाई अगर z लेस देन है तो ये जीरो नेगेटिव्स वैल्यूज़ आपको मिलेगी आंसर में, तो 0 से कम वैल्यू ही सारी मिलेगी। ओके, बिकॉज पावर z रेस टू की पावर प्लस फॉर्म में आएगी। तो जैसे ही आप स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे तो वो सारी वैल्यू की क्या होगी, वो सारी वैल्यू नेगेटिव्स होगी। ओके, सो अगर इसको डिवीज़न मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ए जेड रेस टू -1 +1 और यहाँ 1 है, तो मुझे यहाँ 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो इसको क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस ए जेड रेस टू -1 है तो उसको उल्टा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये अपॉन में जाएगा और फाइनली आई गॉट 1 माइनस ए जेड रेस टू -1 इंटू माइनस ए रेस टू -1 इंटू जेड, तो ये नीचे चला जाएगा इसके, बिकॉज ए -1 है तो इसके नीचे चला जाएगा, और जेड प्लस है तो वो भी नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इट्स अ कैंसल्ड आउट, तो हमें 1 मिल जाएगा। फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ ये ए स्क्वायर जेड ए रेस टू -1 जेड, तो मेरा आंसर मुझे मिला ये। अब इसको निकालने के लिए आप क्या लॉजिक दिखाओगे, तो आपके पास ए जेड रेस टू -1 है, मुझे ए -1 जेड लाना है,
तो ये तो रखना ही है बट इन द फॉर्म ऑफ -1। तो ये यहाँ +1 है तो मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे प्लस मिल जाएगा, सॉरी ये -2 मिल जाएगा। सेम वे z को भी ओनली z रखना है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, z⁻² के साथ करूँगा। तो फाइनली माय आंसर विल बी, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो मुझे कुछ इस तरह मिलेगा मेरा आंसर। तो ये भी कैंसल्ड आउट हो जाएगा। ओके, सेम वे द प्रोसीजर कंटिन्यूसली गो एंड अब मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करूँगा तो जो लास्ट वैल्यू आएगी मेरी, ये वाली जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव फॉर्म में जाएंगी। मतलब दिस इज़ द वन वैल्यू मीन्स x-1, x-2, x-3 एंड सो ऑन सो। तो पहले जो वैल्यू है x0 दैट इज़ 0, तो x0 क्या है, 0 है। देन x-1 क्या है, तो अब नेगेटिव में जा रही है, देखो वैल्यू। ओके, सो दैट इज़ ओनली द डिफरेंस व्हेन द ROC इज चेंज। ROC अगर चेंज हो रहा है तो आपको ये थोड़ा उल्टा कर देना है। ओके, एंटी गॉसल फॉर्म में चला जाना है। ओके, सो दिस इज़ माय आंसर नाउ। तो अब क्लियर हो गया दोनों आंसर में, दोनों क्वेश्चन में। इसमें मुझे ये आंसर मिल रहा था जब ROC z ग्रेटर देन था, z लेस देन के लिए मुझे ये ROC मिल रहा है। ओके, तो ये फंडामेंटल थोड़ा याद रखना है। और ये मैथडोलॉजी, मेथड सिंपल है, ओनली डिवीज़न मेथड यू हैव टू अप्लाई ना। जो आपको वैल्यू मिल रहा है उसे उड़ाना है, उसके लिए आपको ऊपर का टर्म डिफाइंड करना है कि मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए किसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी। तो फाइनली अगर आपको जो ऊपर मिल रहा है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। x0, x1, x2, x3 के साथ। ओके, सो फाइनली यू गॉट दैट। ओके, so I hope now you have a clear with that. Okay, now let's go through the proper examples so you have a more clarity about that कि भाई डिवीज़न मेथड। तो यहाँ दोनों ROC के लिए डिफाइंड किया हुआ है z ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1/2। सो z ग्रेटर देन 1 एंड z लेस देन 1/2। तो जब z ग्रेटर देन 1 है तो सिंपली 1 डिवाइड बाई ये होगा, और z लेस देन 2 के लिए क्या होगा, ये वाला पूरा टर्म आगे आ जाएगा, ये बीच में रहेगा और ये फाइनल में चला जाएगा। ओके, तो पहले हम इससे सॉल्व करते हैं। तो अब वो तो सिंपली पता है। ओके, तो भाई ये पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा। मुझे 1 निकलना है तो पहले मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो 1 निकल गया, देन ये पूरा इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो ये पूरा इक्वेशन वैसे का वैसा आएगा। अब मुझे फाइनल आंसर में मिला 3/2 z⁻1 -1/2 z⁻²। अब मुझे इसे निकालना है तो ये यहाँ 1 है तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3/2 z⁻1। तो पूरा टर्म इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन 3/2 z⁻1 इंटू 3/2 z⁻1 मीन्स 9/4 z⁻², 9/4 z⁻² एंड अकॉर्डिंगली। सो ये भी कैंसल्ड हो गया। सेम वे आगे का इक्वेशन, सो ये कंटिन्यूसली गो ऑन होगा। अब इसको स्टैंडर्ड z⁻1 z⁻², z⁻3 दैट यू हैव, सो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से साथ कंपेयर करोगे भाई, x0 z⁻0 प्लस x1 z⁻1 प्लस x2 z⁻2 x3 z, तो x0 x1 x2 x3 x4 आपको मिलेगी। तो x0 x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो हमें xn मिल गया फाइनली। So this is the convergence from z to normal value xn discrete form. Okay, so that is called the inverse z transform. Okay, same way for this। अब यहाँ लेस देन है तो अब पूरा इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1/2 आगे आ जाएगा, 3/2 बीच में और 1 आगे। बस अब इसे सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ मुझे 1 लाना है तो सेम वे मुझे 2/z² के साथ करूँगा तो ही मुझे यहाँ 1 मिलेगा। ओके, सो कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो फाइनली आपको आगे का एग्जांपल एजम्पशन पे ले लिया है कि यही होगा, सॉल्व नहीं किया हुआ। सो अगर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह ही मिलेगा, क्योंकि ये z⁻2 से हो रहा है, मतलब z⁻1 एंड z⁻0 नहीं दिया, मतलब दैट वैल्यू 0, तो वो दोनों वैल्यू 0 है, z0 z⁻1 सॉरी x-1 एंड x1 मीन्स z⁻0 एंड z⁻1 वो 0 है। Okay, and finally this is the value. Okay, so now you have a clear with the inverse z transform by the division method. Simple methodology है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि भाई find this inverse z transform, okay, by this method, division method। अगर नहीं दिया तो you can directly choose division method because it is a simple।
Okay, so I think now you have a clear with this. Okay, now let's go further. Now let's apply the second methodology, that is the partial fraction method. अब दूसरी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, सो दिस मेथड बेसिकली अगेन यूज फॉर द टू फाइंड द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए. ओके, तो आपको जो इक्वेशन दिया होगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ही दिया होगा. तो हमें कुछ एक्स जेड दिया हुआ है -4 प्लस एक्स जेड रेस टू -1 1/6 जेड रेस टू -1 प्लस 8 जेड रेस टू -1. अब पार्शियल फ्रैक्शन की बात हो तो अगर ये इक्वेशन आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन का कि भाई ये जो इक्वेशन है इसको मैं ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ कि भाई a1 अपॉन जो इसके नीचे दो, अगर 3 इक्वेशन डिफाइन होते तो 3 हो गए, a1 a2 n3, 2 होते हैं तो 2. तो इसकी जगह मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ कि 1 प्लस 6 जेड रेस टू -2 प्लस 8 जेड रेस टू -2 को नॉर्मली अगर आप डिफाइन करोगे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे. एक होगा 1 प्लस 4 जेड रेस टू -1 एंड सेकंड इज 1 प्लस 2 जेड रेस टू -1. ओके, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ a1 अपॉन दिस वैल्यू एंड a2 अपॉन दिस वैल्यू. तो वही लिखा है मैंने, एंड दैट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है a1. तो a1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको ये पूरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, बट द वैल्यू ऑफ z इनवर्स इक्वल टू, इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो z इनवर्स क्या मिलेगा, -1/4 मिलेगा. तो हमने z रेस टू -1 की वैल्यू क्या डिफाइन करनी है, z रेस टू -1 इक्वल टू -1/4. ओके, एंड a1 किस तरह मिलेगा, ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. मतलब यहाँ भी ये टर्म रख दो, अगर मैं रख देता हूँ तो फाइनली ये टर्म और ये टर्म निकल जाएगा. ओके, तो बचेगा क्या, ये वाला है पूरा टर्म बचेगा -4 प्लस एक्स जेड रेस टू -1 अपॉन दिस, यही बचेगा. विथ कंडीशन ये है कि z रेस टू -1 की वैल्यू क्या रखनी है, -1/4. नाउ पुट दैट वैल्यू, z रेस टू -1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो फाइनली यू गॉट दिस एंड फाइनली यू गॉट दिस -12. तो a1 की वैल्यू मुझे मिल गई. ओके, सेम वे यू हैव टू फाइंड a2. अब a2 फाइंड करना हो तो a2 को इसके साथ कंपेयर करो, ये वाला टर्म a2 अपॉन 1 प्लस 2 जेड रेस टू -1 इक्वल टू ये पूरा टर्म. तो ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, तो बचेगा गया ये और ये, -4 प्लस -8 जेड रेस टू -1 एंड अपॉन 1 प्लस 4 जेड रेस टू -1. तो वही हुआ विथ अ कंडीशन दैट z की कौन सी वैल्यू यहाँ होगी, -1/2 का, क्योंकि इसको मुझे 0 के साथ कंपेयर करना है. ओके, तो z रेस टू -1 इक्वल टू -1/2. पुट दैट, तो मुझे मिल गया 8. ओके, सो फाइनली hz इक्वल टू -12, a1 की वैल्यू मिल गई -12, a2 की मिल गई 8. ओके, अब जब ये इक्वेशन मिल गया तो इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो. पता है ये कौन सा इक्वेशन है, अगर -12 को डिफाइन बाहर निकाल दूँ तो 1/1 प्लस a z रेस टू -1. तो इसका लाप्लास, इन्वर्स लाप्लास क्या होगा, a रेस टू n होगा, मतलब -4 रेस टू n होगा. तो हियर इन दिस केस आई कैन राइट -12 वैसे के वैसे, बट इसकी जगह 1/1 प्लस 4 जेड रेस टू -1 की जगह -4 रेस टू n लिख सकता हूँ. इनवर्स लाप्लास कौन सा वाला फॉलो किया, ये वाला, याद हो तो. ये वाला है ना, ये रेस टू n. ओके, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा. सही है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ यूज़ की है, इन्वर्स किया हुआ है, उल्टा लेना है. अब सॉरी, ओके, सो यहाँ ये +2 है तो -2 रेस टू n, 8 वैसे के वैसा एंड बीच में प्लस. सो हो गया hn इक्वल टू मुझे मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सब इक्वेशन un. सो आई हैव टेकन द IZT इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, वी गेट दिस. इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. ओके, सो ये हो गया एक अप्रोच ऑफ टू फाइंड द फ्रैक्शनल मेथड्स. बेसिकली मोस्टली हम यही मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं टू डिफाइन दैट. ओके, सो देन वी हैव अगेन हियर पुट वन अनदर मेथड टू सॉल्व कि भाई एक अनदर अप्रोच भी लिया हुआ है. ओके, सो वही बेसिक फंडा यहाँ भी यूज़ किया हुआ है, बट ये इसमें इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ है कि भाई हमने इक्वेशन को
सॉल्यूशन जो था वो सिंपल बनाने के लिए हमने z को कॉमन निकाल के ये सारा टर्म में डिवाइड करके किया हुआ है। तो वही मेथोडोलॉजी है। पार्शियल फ्रैक्शन तो बट ये सिंपल हो गया थोड़ा, z+4 और z+2 डायरेक्टली हमें मिल गया। इसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे मीन्स इसके साथ, तो xz क्या है हमारा, तो xz ये है पूरा, वो ही मेथोडोलॉजी है। पर यहाँ मैंने इक्वेशन में से थोड़ा चेंज किया हुआ है। ओके, -2 z⁻² को कॉमन निकाल दिया है, तो मेरा ये इक्वेशन सिंपली बन जाता है z² + 6z+। और ये हमारे लिए थोड़ा इजी होता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कि z² + 6z + 8 का क्या होगा, तो 4 × 2 यानी 8 हो जाता है, एंड 4 + 2 6 हो जाता है। तो दो कंपोनेंट मुझे मिलेंगे 4 और 2, तो मुझे मिल गए z+4 एंड z+2, बिकॉज सारे पॉजिटिव है, प्लस। सही है। तो वही मेथोडोलॉजी, वही सिस्टम टू डिफाइन, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांसन का एक ही मेथोडोलॉजी है। यू हैव टू कंपेयर दैट वैल्यू विद इनपुट। ओके, तो आपको A1 एंड A2 वही मिलेगा। A1 आपको वही मिला, दैट इज़ -12, A2 8, वही हुआ, देखो वही मिला। अब इस ये वाला टर्म तो हमें पता है, इसका इन्वर्स z क्या होता है, दैट इज़ -4n, और इसका -2n un। ओके, बट un को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। ओके, सो फाइनली hn इक्वल टू दिस। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर विद दैट। ओके, देन अनदर मैथोडोलॉजी दैट वी हैव, दृष्टिक रियल पोल्स। ये एक इक्वेशन है, इसमें hz इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस इक्वेशंस कि भाई अगर यहाँ तो हमारे पास 2 पोल थे, तो दैट इज़ ओके विद दैट, कि भाई 2 पोल थे दैट इज़ ओके, भाई एक था 4 एंड z, 2 पोल है तो सही है। बट इफ़ द नंबर ऑफ पोल इज़ मोर, मीन्स P1 P2 P3 Pn अप टू मीन्स मोर देन 2, so we have this standard equation for that, k equal to accordingly the value of a1 a2 and 3 z plus pk sz, z equal to -pk, and from that we can directly find sz equal to q plus nz upon dz। ओके, वेयर डिवीज़न में होता है और रिमाइंडर में होता है। ओके, तो अगर मोर देन दैट है, ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू डिफाइन दैट इक्वेशन। ओके, सो यहाँ ये वो दिया हुआ है कि किस तरह हम वो सॉल्व करते हैं, कि भाई ये मैथोडोलॉजी है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको मिलता ही नहीं है कि भाई इसका मैं 2 फाइंड आउट पोल्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो वी हैव अनदर मेथड टू सॉल्व, कि भाई डायरेक्टली डिवीज़न मेथड्स में जाइए। डायरेक्टली यहाँ ये डिवाइड बाई ये किया हुआ है। ओके, इसको आगे ला दिया। ओके, टू सॉल्व, तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है, ये हमारा न्यूमिनेटर फॉर्म हो गया। ओके, न्यूमिनेटर फॉर्म अब ये होगा, और ये जाएगा क्यू फॉर्म में। ओके, सो ये हो गया क्यू फॉर्म। ये सिंपली इक्वेशन है जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। अगर 5/3 लिया हुआ है, तो 3 × 1 = 3, तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, 3 × 1 = 3, नीचे 2 नीचे बचेंगे, एक ऊपर आएगा और ये 3, तो 3 नीचे आएगा, एक यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ओके, दैट इज़ अ सिंपल मैथोडोलॉजी दैट वी आर यूजिंग इन मैथमेटिक्स। तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ, सही है। ओके, अब इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो फाइनली आई गॉट दिस इक्वेशन। ओके, और ये जो इक्वेशन मिल रहा है, इसको मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ। ओके, सो आई हैव sz इक्वल टू a1 अपॉन 2 z⁻², मीन्स ये वाला इक्वेशन। ओके, सही है। एंड अब उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वही मैथोडोलॉजी, फ्रैक्शनल मैथोडोलॉजी ही डिफाइन करनी है। तो मुझे a1 एंड a2 की वैल्यू मिलेगी, a1 की मिलेगी 11/2 और इसकी मिलेगी -3, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ भी रख दी। ओके, एंड देन वी हैव अप्लाइड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो ये 1/2 यहाँ 1 है तो इम्पल्स हो गया, दैट इज़ अ डेल्टा n। 11/2 वैसे ही रहेगा, इसका क्या होगा -2n un, और इसका होगा -1n un हो गया। ओके, तो दिस इज माय आंसर ऑफ दिस वन। ओके, so you have a number of method to solve the inverse z transform. Okay, then अगर रियल एक्सिस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है आउटपुट, हर बार ऐसा नहीं कि आपको आउटपुट सिंपल पोल एंड ज़ीरो में मिल जाए।
ओके, मीन्स रियल वैल्यू। अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू में मिल रहा है मीन्स जे फॉर्म में, तो भी आप उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, जहाँ कि यहाँ हमारा पोल यहाँ कितने फॉर्म में बनेगा, एक 2 पे आएगा, 2 + J1 2 - J1, मतलब हमें ऊपर A1 A2 एंड A3 लेना है बिकॉज 3 पोल इज देयर। सो A1/Z+2, A2/Z+2 + J1 एंड A3/Z+2 - J1। ओके, सो अगर मुझे A1 फाइंड आउट करना है, अगर A1 फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगा, A1 फाइंड आउट करेंगे तो इसको पूरा ये इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करूँगा, पूरे इक्वेशन के साथ, तो Z+2 यहाँ से खाली निकल जाएंगे। ओके, तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म, तो वही बचा है। और Z की वैल्यू क्या लेनी है, इसको 0 के साथ कंपेयर करोगे तो -2 लेनी है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू Z = -2, आपको 0 मिलेगा। ओके, सेम वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 एंड A3। तो A2 क्या मिलेगा, 1/2 - J एंड A3 मिलेगा 1/2 + J। ओके, A2 को भी मैंने कंपेयर किया है इसके साथ। ओके, तो A2 को मैं कंपेयर करूँगा तो ये प्लस वाला निकल जाएगा टर्म, ये वाला ही रहेगा। ओके, सेम वे A3 को, तो फाइनली आई गॉट A1 0, A2 1/2 - J और ये 1/2 + J। ओके, नाउ पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो फाइनली आई हैव दिस इक्वेशन। ओके, अब ये वाले जो रियल इमेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको थोड़ा बाहर ले लूँ। ओके, तो हमें मिलेगा Z/Z+2 + J1। तो इसको अब इन्वर्स फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ तो मेरा इसका आंसर क्या मिलेगा, 2 + J⁴n, और इसमें 2 - J⁴n इंटू UN, दोनों में UN होगा, तो मैंने वही लिखा हुआ है, देखो 2 + J⁴n UN, 2 - J⁴n, और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट जो आगे रखा है वही। ओके, सो नाउ यू हैव अ क्लियर विद द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पता चल गया है किस तरह सॉल्व किए जा रहे हैं। ओके, सो ये हम सब फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर पोल रिपीट हो रहे हैं, दूसरा एक एग्जांपल है, अगर रिपीट पोल इज देयर, ओके, कि भाई ये फॉर्म में कुछ है, तो Z-1 Z-2⁵3, मतलब यहाँ पोल जो है 2 वो 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, सो फॉर टू दैट वी हैव इक्वेशन। उस टाइप के पोल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, सिग्मा k = 1 to Q AK/Z + PK + सिग्मा k = 1 to R BK + Z + PK, वेयर Q नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पोल एंड नॉट रिपीटेड, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं इसमें जो है वो यहाँ Z-1 रिपीट नहीं हो रहा है, पर 2 रिपीट हो रहा है, तो 1Q = 1 हो जाएगा, और R = क्या होगा, जो रिपीट पोल हो रहे हैं वो हो जाएगा। सो वी हैव अकॉर्डिंगली कैलकुलेट AK एंड BK। अब AK एंड BK डिफाइन करना है, और BK का इक्वेशन जो रिपीट हो रहा है पोल BK, उसका इक्वेशन कुछ इस तरह होगा, ये आपको याद रखना है, R - K D⁻R - K dZ⁻R - K, मतलब डेरिवेशन अकॉर्डिंग जितने रेशटू है अकॉर्डिंगली डेरिवेशन होगा। जैसे कि यहाँ 3 है तो 2 टाइम्स तो डेरिवेशन होगा, ऑब्वियस चीज़ है। ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दैट। तो एज Z = आई कैन राइट दिस, तो Z यहाँ नीचे ले लिया है मैंने, तो अब इक्वेशन मेरा क्या होगा, Z नीचे ले लूँगा, तो A1/this, देन B1/Z-2, देन B3/Z-2², अब 3 तक जाना है हमें। ओके, सो फाइनली आई कैन, A1 तो मुझे इजीली मिल जाएगा, पर B1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो B1 का इक्वेशन आगे दिया था, ये रहा, वही मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो 1/3 - 1 d²/dz², dR - K, तो R क्या है मेरा, R है 2, सॉरी R है 3, R क्या है मेरा, ये रहा R3, और ये 1। ओके, तो R - दैट इज़ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा। उसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह मिल रहा है अभी, और इसका डेरिवेशन लेगा, 2 टाइम्स डेरिवेशन आई हैव टू टेक। ओके, 2 बार मैंने डेरिवेशन लिया हुआ है, तो ये हो गया पहली बार, और दूसरी बार ये, तो फाइनली मैं उसको सॉल्व करूँगा, तो फाइनली आई गॉट दिस, अप टू दिस मुझे मिलेगा, और उसको भी मैंने सॉल्व किया तो मुझे B1 मिलेगा -8। ओके, सब मैथमेटिकल स्टेप्स आर देयर, सिंपली स्टेप्स है जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसमें सिंपली स्टेप ही है, डेरिवेशन ही किया हुआ है सिंपली। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस।
ओके तो z मुझे b1 मिला, सेम वे यू हैव टू फॉलो b2, पर इसमें d बाई डी जेड होगा, स्क्वायर नहीं होगा। सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके तो b2 भी मुझे मिल गया, दैट इज इक्वल टू 9, एंड सेम वे यू हैव टू फाइंड b3। अब d रेज टू 0 हो जाएगा यहाँ। ओके ओके सो सारी वैल्यू मिल गई, a1 a2 सॉरी a1 b1 b2 b3। ओके तो मुझे सारे ये वैल्यू मिल गई। ओके सो प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका डिफाइन करना है सिंपली। ओके जो प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल होती है दैट इज योर टेकिंग। ओके सो दैट इज माय आंसर नाउ। ओके यू हैव टू डू दैट। ओके यहाँ तक मैंने सॉल्व किया है, आगे आपको सॉल्व करना है कि भाई क्या मिलेगा। अब नाउ यू हैव टू डायरेक्टली अप्लाई द z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। ओके कि अगर z अपॉन z माइनस 2 स्क्वायर है तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ओके ओके देन वी हैव अनदर एग्जांपल्स। ये हमने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर xn और hn दिया हुआ है तो x कैपिटल xz पहले क्या होगा और hz क्या होगा, पहले हमें z फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो इसका क्या होगा 2 प्लस जेड रेस टू -1 माइनस जेड रेस टू -2 0 3 एच जेड अकॉर्डिंगली होगा। देखो एक्स एच एन दिया हुआ है, मैंने इसको कंपेयर किया तो ये मिलेगा जेड रेस टू 1 2 और ये मिलेगा जेड रेस टू -1। ओके नाउ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट। तो इन दोनों का पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, फिर उसका जेड इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ। तो z इनवर्स मुझे कुछ इस तरह, पहले सिंपली मल्टीप्लिकेशन बिकॉज कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इज देयर। ओके सो नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस आई थिंक। ओके एंड फाइनली इफ यू सॉल्व दैट सिंपली मल्टीप्लिकेशन आया ही, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो एक्स जेड एच जेड आपको कुछ इस तरह मिला, एक्स जेड एच जेड। तो इसका इनवर्स अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 10 स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है आपको। तो ये -1 मतलब ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। मतलब ये यहाँ से पॉजिटिव मतलब ये ज़ीरो वैल्यू है, ये सब पॉजिटिव, ये सारी नेगेटिव, मतलब 2 नेगेटिव में आएगा, ये 0 बाकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज x0 x1 x2, ये x0 x1 x2 x3 एंड ये है x -1। ओके and then we have a problem on the initial and final value theorem also we have। भाई तो फॉर ये दिया हुआ है कि भाई फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थियरम ऑफ एक्स जेड, आपको एक्स जेड दे दिया है जेड जेड माइनस। अब इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थियरम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है कि भाई x0 इक्वल टू लिमिट जेड रेज टू इन्फिनिटी एक्स जेड। तो एक्स जेड तो हमें दे दिया है, पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ये वाला इसमें रख दो एंड देन पुट द लिमिट। तो मैंने पहले मल्टीप्लाई जेड को बाहर निकाल दिया। ओके तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस बिकॉज मुझे जेड इनवर्स फॉर्म चाहिए था। नाउ पुट द वैल्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटिव इन दिस। तो ये इन्फिनिटिव, ये 1 अपॉन इन्फिनिटिव दैट इज़ 0, ये भी 1 अपॉन इन्फिनिटिव हो जाएगा और ये भी 1 अपॉन, मतलब 1 - 0 1 - 0 1 - 0। सो फाइनली 1 - 0 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये मुझे मिल गया इनिशियल वैल्यू थियरम। सेम वे वी हैव अ फाइनल वैल्यू थियरम। तो फाइनल वैल्यू थियरम का इक्वेशन इस तरह है। ना पुट दैट एक्स जेड, यहाँ से हम एक्स जेड की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो फाइनल ये दो कैंसल्ड आउट हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा कुछ। नाउ पुट द वैल्यू जेड रेज टू 1, जेड की वैल्यू 1 रख दो यहाँ, तो फाइनली आई गॉट -2। ओके so it's a simple example, you have to remember the properties of that convolutions and final value and initial value theorem. Okay, so now I hope you have a clear with all the equations and methodology of inverse Z transform की. Okay, so we have started with the inverse Z transform of that we have these are the methods. Okay, जो मोस्टली यूज़ होती है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यू हैव टू सॉल्व। ओके, ये थोड़ा सिंपल है टू अंडरस्टैंड, मैथमेटिकल इक्वेशन ही हमने यूज़ किए, खाली आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज़ और उसका टर्म्स याद रखने के, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विथ ऑल द थिंग्स. Okay, so here I just ended with the Z transform. Okay, so thank you very much.